नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की बैठक जारी, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी। विधानसभा पटल पर रखे जाने वाले रिपोर्टों को मंजूरी मिल सकती है। कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों को भी मंजूरी मिल सकती है। कई विभागों के अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री और धन सिंह रावत मौजूद। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मौजूद हैं। इसके अलावा कई ऐसे खास प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है। तो 5 बजे कॉपी टेबल बुक भी किया जाएगा और धामी कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है। वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा पटल पर रखे जाने वाले रिपोर्टों को मंजूरी मिल सकती है और कई विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो बैठक में कैबिनेट मंत्री और धन सिंह रावत मौजूद। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और 5 बजे कॉफी टेबल बुक का विमोचन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज की यह बैठक बेहद खास और कौन कौन से वो विभाग है, कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी ये देखना महत्वपूर्ण। तो इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा था कि तमाम ऐसे कई विभाग जिस पर चर्चा होगी, जिस पर मुहर लगेगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है और कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर आज मुहर लगेगी। तो कौन कौन से खास प्रस्ताव जिस पर मुहर लगती है देखना भी महत्वपूर्ण। बहरहाल धामी कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है और कई ऐसे बड़े प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी। फिलहाल बैठक में कैबिनेट मंत्री की भी मौजूदगी है और ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखी थी तस्वीरें। जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कई ऐसे खास प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी थी। ऐसे में अब आज के इस बैठक के बाद कौन कौन से विभागों को लेकर चर्चा होती है, कौन कौन से अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगती है, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक जारी है और खास ये बैठक है। कैबिनेट मंत्री की भी उपस्थिति है इस बैठक में। कहा जा रहा है कि शिक्षा से जुड़े, उद्योग से जुड़े, रोजगार से जुड़े क्षेत्रों पर भी चर्चा होगी और कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगेगी। तो ये बड़ी खबर, कई विभागों के अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल कैबिनेट की बैठक जारी है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक जारी। संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव है। रजनीश, सीएम कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है, कितने देर तक ये बैठक होगी और कौन से प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है? रजनीश जी चंदा, मैं आपको बता दें कि धामी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक अब खत्म हो गई है। आज कैबिनेट बैठक में एकमात्र प्रस्ताव आया है जो रेशम विभाग दिया हुआ है। रेशम विभाग का प्रस्ताव का जो रेशम की खेती करते हैं उनको एक बढ़ावा देने को लेकर आज एक अहम प्रस्ताव पास हुआ है। आपको बता दें चंदा की रेशम विभाग का जो प्रस्ताव सरकार ने कोकून की एमएसपी तय कर दी है, यानी कि जो कोकून उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया गया है। और आपको बताएं कि ये जो एमएसपी तय की गई है वो 4 कैटेगरी में कोकून को बांटा गया है। A, B, C, D यानी कि 4 कैटेगरी है जिसमें रेशम विभाग का काफी अहम प्रस्ताव था। और इस प्रस्ताव में चंदा जो 400 रुपए पहले A ग्रेड कोकून को जो एमएसपी थी उसको बढ़ाकर 440 रुपए कर दी गई है। और बी ग्रेड का जो कोकून जो कीमत थी 370 रुपए उसको बढ़ाकर 395 कर दी गई है। ऐसे ही सी ग्रेड में भी इजाफा किया गया 10 रुपए का और डी ग्रेड में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया है। मतलब जो कोकून की कीमत 230 रुपए थी इसको बढ़ाकर एमएसपी 240 कर दी गई है। तो कुल मिलाकर आपके धामी की कैबिनेट, इस कैबिनेट में पहले काफी प्रयास लगाया जा रहा है किसी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, लेकिन आज जो प्रस्ताव अंत में कैबिनेट खत्म होने के बाद बताया गया है वो एकमात्र प्रस्ताव रेशम विभाग का था जिसमें जो किसान कोकून खेती करते हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो उनको जो एमएसपी था उसमें इजाफा किया गया है ताकि जो रेशम की खेती करने वाले किसान है उनको लाभ मिले।
ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज से पंचायत चुनाव का आगाज। आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया। प्रदेश के 12 जिलों में आज से नामांकन की प्रक्रिया। 24 और 28 जुलाई को मतदान होने हैं। 64,000 पदों के लिए आज से नामांकन। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां और आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत। 24 और 28 जुलाई 2 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होगी 12 जिलों को लेकर और इसके साथ ही तमाम तैयारियां वहां पर की गई है। उत्तराखंड में आज से पंचायत चुनाव का आगाज। आज से शुरू हो रही है नामांकन प्रक्रिया और बड़ी बात यह है कि प्रदेश के 12 जिलों में आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत और पहले से ही तैयारियां यहां पर की जा रही है। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। इसके अलावा तमाम तैयारियां वहां पर पहले से ही की गई है। 2 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं 24 और 28 जुलाई को। संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, पंचायत चुनाव को लेकर आज से आगाज और नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। 12 जिले, वो कौन कौन से जिले जहां पर नामांकन की प्रक्रिया होगी रजनीश? चंदा, मैं आपको बता दूं कि आज की पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सिर्फ 13 जनपद है जिसमें हरिद्वार को छोड़ दिया जाए तो 12 जनपदों में पंचायत होना है और इसी 12 जनपदों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और 5 जुलाई तक जारी रहेगी। आपको पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने चल रहा है। ये 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच का समय मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक की बात कर लें तो 89 ब्लॉक में 7,499 ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव होना है। और खास बात इस बार की है जो आरक्षण राज्य सरकार ने अपनाया है वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला है, क्योंकि 50% आरक्षण इसमें महिलाओं को दिया गया है। इस बार जो गाँव की सरकार होगी, इस सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ेगा, जिसमें 3,772 जो ग्राम प्रधान के उसमें आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए। तो जो महिला प्रधान है उनके 7 से जो गाँव की सरकार है, इस सरकार में सीधे महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ रही है चंदा। और अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो 24 जुलाई को प्रथम चरण का चुनाव होना है और 28 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव और 31 जुलाई को वो दिन जब मतगणना होगी और गाँव की सरकार जो है किसको अपना नेता चुनती है वो तय हो जाएगा। तो बहरहाल सभी पार्टियां अपनी ट्राई ठोक रही हैं। एक और जहाँ बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में उसकी विजय की यात्रा लगातार जारी रहेगी और इस बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर अपने। रजनीश, नामांकन की प्रक्रिया कितने से कितने बजे तक चलेगी? और इसके अलावा 24 और 28 जुलाई की बात की जाए तो पहले चरण की अगर बात करें तो कितने जिलों में चुनाव होने हैं रजनीश? रजनीश, मेरी आवाज मिल पा रही है? रजनीश, अगर नामांकन प्रक्रिया की बात की जाए तो कितने बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 24 और 28 जुलाई को चुनाव होने हैं? पहले चरण की बात की जाए तो पहले चरण में कौन से जिले जिसमें मतदान किए जाएंगे? जी चंदा, मैं आपको बता दूं नामांकन प्रक्रिया को लेकर जो हिदायत दी गई है वो जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर भी डेलीगेट किए गए हैं जहाँ पर नामांकन होने हैं और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए हैं। उसके अंदर जो प्रत्याशी हैं और उनके जो प्रस्तावक हैं सिर्फ उनको ही जाने की अनुमति है। इसके अलावा उनके जो समर्थक हैं उनको बाहर ही रोका जाएगा। कई बार देखने में आता है चंदा की जो प्रत्याशी होते हैं वो अपना विजय श्री दिखाने के चक्कर में ज्यादा लोगों के साथ पहुंच जाते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कई बार बन जाती है, कानून व्यवस्था को खतरा होता है, जिसको लेकर हुए शासन ने निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत चुनाव में जो नामांकन करने वाले प्रत्याशी हैं और उनके प्रस्तावक हैं सिर्फ उनको ही नामांकन करके जाने की इजाजत होगी। शेष लोगों को नहीं उस प्रांगण में जाने दिया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर हाली सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। बढ़ेंगे आगे। खबर देहरादून से, जहां पंचायत चुनाव में बीजेपी को बेहतर नतीजे की उम्मीद है। अब इसी को लेकर पार्टी संगठन ने भी रणनीति बनाई है। दरअसल आज से प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीजेपी के प्रत्याशी भी आज से नामांकन कर रही है। प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे और जिसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। 5 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी
जबकि 14 जुलाई को चुनाव आवंटित किए जाएंगे। साथ ही पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी और उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत कराएंगे। जन की सरकार हमने नगर निगम में लगाई है, इसी प्रकार से पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीतेगी और एक इतिहास बनाएगी। देखिए, नामांकन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहभागिता करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन कराए हैं। हमारी जो जिला पंचायतों के लिए जो हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणाएं भी शीघ्र हो जाएंगी। उसके बाद जिला पंचायत में हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, तमाम लोग पंचायत चुनाव में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल इंजन की सरकार हमने नगर निगम में लगाई है, इसी प्रकार से पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में जीतेगी और एक इतिहास बनाएगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस तैयारी के साथ साथ सरकार को भी कोसने में लगी हुई है। आप प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंचायत चुनाव करवाकर सरकार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि बारिश की वजह से पूरे प्रदेश में आपदा के हालात है, सैकड़ों मार्ग बंद है। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव कराना कहीं ना कहीं लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक है। देखिए, राज्य में पंचायत चुनाव सरकार जिन हालातों में करा रही है, पूरे प्रदेश में इस समय आपदा आई हुई है। उत्तरकाशी से लेकर के, टिहरी से लेकर के, पौड़ी से लेकर के, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, सब जगह इस समय आपदा का प्रकोप है। सैकड़ों सड़कें टूटी हुई हैं, हजारों संपर्क मार्ग और इंटरनल जो रोड्स हैं गाँव की, वो टूटी हुई हैं। लैंडस्लाइड आ रखे हैं, क्लाउड बस्ट हो रखे हैं। पूरे जगह जगह तमाम जगह भूस्खलन के कारण लोगों का आना जाना बंद हो रखा है। कई स्थान ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालयों से बिल्कुल कट ऑफ हो रखे हैं। ऐसे हालात में चुनाव करवाना मैं समझता हूँ कहीं समझदारी का काम नहीं है। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव जिन हालातों में हो रहे हैं, ये राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण परिस्थितियां निर्मित हुई। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के लिए जारी किए गए सख्त निर्देश। दुकान पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना भी जरूरी। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद होंगी। सीएम धामी का ये बड़ा फैसला है। बेनाम दुकानों पर धामी सरकार का प्रहार। कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली दुकानों पर मालिक का नाम पहचान जरूरी है, नहीं तो दुकानों पर ताला लगेगा। 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 2 लाख का जुर्माना भी लगेगा। धामी सरकार का ये बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दुकान पर मालिक का नाम लिखना जरूरी है, अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस और पहचान पत्र भी दिखाना होगा। अगर किसी भी तरीके की इसमें लापरवाही या फिर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान का लाइसेंस बंद किया जाएगा, दुकान को सील कर दिया जाएगा और दुकान के मालिक पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान पर ताला लगाने के बाद धामी सरकार ने यहां पर कही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का यह बड़ा फैसला और कांवड़ियों के लिए तमाम तरीके के पहले से ही बंदोबस्त किए जा रहे हैं और नियमों को लेकर भी अब सरकार सख्ती बरत रही है। कहा गया है कि लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है, जरूरी है। अगर किसी भी तरीके की लापरवाही इसमें बरती गई, नियमों का पालन नहीं किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो चाहे दुकान मालिक पर हो, दुकान को बंद करने की बात हो और 2 लाख का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। इससे पहले सरकार ने तैयारियां कर ली है ताकि कांवड़िए जब पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला है और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। दुकान पर मालिक का नाम, ढाबे पर मालिक का नाम लिखना जरूरी होगा और लाइसेंस भी दिखाना होगा, पहचान पत्र भी दिखाना होगा। अगर इसमें किसी तरीके की लापरवाही मिली और नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
तो 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत, उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और ढाबा मालिक को लेकर, दुकान मालिक को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी इसका ओनर हो, जो भी मालिक हो, वो अपना नाम लिखे दुकान के ऊपर और पहचान पत्र, लाइसेंस दिखाना अनिवार्य है। साथ ही अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो दुकान को बंद कर दिया जाएगा, दुकान पर ताला लगेगा और इसके अलावा दुकान मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी, 2 लाख का जुर्माना भी लगेगा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी कहा गया है। इस खबर पर संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव है। रजनीश, कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार अब सख्ती बरत रही है। दुकान मालिक को अब नाम लिखना अनिवार्य होगा, लाइसेंस दिखाना होगा, पहचान पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा और भी क्या सख्त निर्देश दिए गए हैं रजनीश? जी चंदा, मैं आपको बता दूं कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि इनको जहाँ कानून व्यवस्था का पालन हो, तो वही दूसरी ओर जो वहाँ पर दुकानदार है कांवड़ मार्ग पर जो पढ़ते हैं, उनको अपना लाइसेंस वहाँ पर चस्पा करना होगा, ताकि जो कांवड़िए हैं, जो भी यात्री हैं, वो कम से कम देख पाए कि वो किस दुकान से सौदा ले रहे हैं, उनका नाम क्या है। क्योंकि मुख्यमंत्री से जब आज इस संदर्भ में बात की गई चंदा, तो उनका कहना था कि जो सूख जिहाद है वो उत्तराखंड में देवभूमि है, वहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर की जो श्रद्धालु हैं, जब कांवड़िया आएंगे तो कांवड़ मार्ग पर, उनको पता होना चाहिए कि वो सामान किससे ले रहे हैं, उसका लाइसेंस बाकायदा चस्पा होना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो कि वो जो खाने पीने का सामान ले रहे हैं उसकी आस्था कहीं से खंडित ना हो। तो सीधे सीधे उन्होंने यही कहा कि जिहाद के देवभूमि में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी के मद्देनजर ये आदेश दिया गया है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी दुकानदार, प्रतिष्ठान, ठेला पटरी लगाने वाले हैं, उन सबको आज विभाग से अपना लाइसेंस लेना होगा और उस लाइसेंस को बाकायदा चस्पा करना होगा, ताकि कांवड़ मार्ग में जो आने वाले बस है वो जान सकें कि वो अपना जो सामान ले रहे हैं खाने पीने का या जो भी जरूरत का सामान है वो किससे ले रहे हैं और उसकी गुणवत्ता क्या है, कहीं उनके साथ कुछ छल तो नहीं हो रहा। क्योंकि चंदाधीश को देखने में आया था कि कई वीडियो की वायरल हुए थे कि आपने देखे होंगे कि ठीक है, कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया रजनीश इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, एसपी नेता एसटी हसन का विवादित बयान। कांवड़ पर धामी सरकार के फैसले पर बोले एसटी हसन, नाम चेक करने का अधिकार किसने दिया? ये आतंकवादियों से कम नहीं, एसटी हसन ने ये कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि दुकान मालिक को अब नाम लिखना अनिवार्य होगा। अब ऐसे में एसपी के नेता एसटी हसन ने बयान दिया है और ये विवादित बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि नाम लिखना क्यों अनिवार्य है, इस फैसले पर उन्होंने आपत्ति जताई है। जो धामी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर ये फैसला सुनाया, नाम चेक करने का अधिकार किसने दिया, एसटी हसन की तरफ से ये कहा गया है। ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। देखिए, ये धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बंटने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। देखिए,
प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले आवास विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देहरादून नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 2.75 लाख तक आर्थिक सहायता मिलेगी, ताकि वे अपना पक्का घर बना सके और पुराने मकान में सुधार कर सके। तो आवास विहीनों को जल्द मिलेगा आवास। देहरादून नगर निगम ने आवेदन मांगे हैं ताकि उन्हें पक्का घर मिल सके और इसके अलावा पुराने मकान में सुधार किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी के लिए समिति गठन कर दी गई है। उनके आवेदनों में जांच के लिए और पात्रता के आधार पर फाइनल सूची तैयार करने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी के लिए समिति गठन कर दी गई है। उनके आवेदनों में जांच के लिए और पात्रता के आधार पर फाइनल सूची। खबर देहरादून से, जहां साल 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुई आपातकाल की 50वीं बरसी हो चुकी है, जिस पर जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी जवाब दे रही है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के आपातकाल की घोषणा की थी। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, देश को बाहरी ताकतों से बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही कहा, अहम बात यह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख का कहना है कि आरएसएस ने भी आपातकाल का समर्थन किया था। बिल्कुल, देखिए 1975 काला दिवस के रूप में जिस तरीके से लगा, मुझे लगता है कि पूरा देश स्तंभ रह गया उस वक्त जब काला दिवस लगाने का काम, इमरजेंसी लगाने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया। और किस लिए किया, ये सबको जानना मुझे लगता है जरूरी है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें उन तथ्यों पर भी जाना चाहिए कि क्यों इमरजेंसी लगाई और किस लिए इमरजेंसी लगाई। केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति को देखते हुए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जब कोर्ट ने उनकी संसदीय क्षेत्र में घोटाला और भ्रष्टाचार और गलत तरीके से जीता हुआ बताया, उनको अघोषित कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए केवल और केवल राजनीति के लिए इस तरह की इमरजेंसी लगाने का काम किया। और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उस वक्त, उन सबको जेल में डालने का काम किया। उन्होंने कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसको उन्होंने जेल में ना डाला। उस वक्त मजबूरी थी, क्योंकि देश को बचाना था, देश की संप्रभुता को बचाना था, इसलिए जो है आपातकाल लागू किया गया। और जनता उस वक्त आपातकाल से अगर इतनी ही रुष्ट होती तो जनता ने 3 साल 1977 से लेकर 80 तक देख लिया कि किस तरीके से ऐसे नेताओं ने देश पे राज किया जो आपदा में अवसर ढूंढने के लिए निकले थे, और उन्होंने देश को सिर्फ एक अस्थिर सरकार देने का काम किया। और आपातकाल के वक्त जो चीजें पहले, जो उपद्रवी मैं कहूंगी लोग थे, उनके शांत होने पर जो चीजें एक अलग दिशा में जा रही थी वो सही दिशा में आ गई। और 1980 में फिर से इस देश की जनता ने इंदिरा जी। बढ़ेंगे आगे। इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कार्यक्रम घोषित। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत और इसको लेकर कार्यक्रम की घोषित। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई और परीक्षार्थियों के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। एक और बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। 2 मई को खुले थे केदारनाथ धाम के कपाट। हर दिन 25,000 लोग पहुंच रहे हैं केदारनाथ। ये बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ और अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जिसके बाद हर रोज 25,000 लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ है और अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। 2 मई को
केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और हर रोज तकरीबन 25,000 लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देहरादून में नगर निगम द्वारा CND यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाने का विचार किया गया है, लेकिन उसके लिए अभी तक कहीं कोई जमीन नहीं मिलने के कारण ये मामला लटका हुआ है। इस बात पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इस वेस्ट प्लांट को लगाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए ताकि हम वहां पर संयंत्र स्थापित कर सके, जिसके लिए हमारे अधिकारी जगह जगह पर्याप्त जमीन तलाश रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही वेस्ट प्लांट के लिए जमीन मिल जाए और वहां संयंत्र लगे ताकि भविष्य में शहर भर की सड़कों पर गंदगी देखने को ना मिले। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है जगह की, और उसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। फिर हम उस हिसाब से वहाँ पे संयंत्र लगाएंगे, और निश्चित तौर पे अब आगे आने वाले समय में आवश्यकता है, और जिसको लेकर कि हम सब लोग गंभीर भी हैं, हमारे अधिकारी निरंतर और जगह जगह पे जाके हम उसकी भूमि देख रहे हैं, हमारी भूमि कितनी है, और फिर हम कैसे करके अपना ये संयंत्र पूरा लगा सकते हैं जिससे कि हमारे जो शहर के अंदर और जो वेस्ट है वो हमें देखने को ना मिले, सड़कों पे बिखरा हुआ ना मिले, और प्रॉपर तरीके से सारा मैनेजमेंट हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।